गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की प्रेपरेशंस अच्छी चल रही होगी। नाउ अभी अराउंड मुझे लगता है 10 to 15 डेज आपके एग्ज़ाम में रह गए हैं। जहाँ तक जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो 21 to 30 जून है उसके अकॉर्डिंग। सो आपकी प्रेपरेशंस जो हैं वो टॉप ऑन होनी चाहिए। सो आज हम करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। Here is our first question. The appropriate ratio for indicating liquidity crisis is, right? कहते हैं अगर हमने अपना liquidity crisis को indicate करना है तो उसके लिए appropriate ratio कौन सी होती है? ऑपरेटिंग रेशियो, सेल्स टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। अगर हम इनमें से देखें तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस हमें किस रेशियो से पता चलता है? वो पता चलता है हमें एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको कि हम और भी बोल, इसका और क्या नाम है? क्विक एसिड टर्नओवर रेशियो, राइट? कि जो एसिड्स है उनको हम इजीली क्या है कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं एंड क्विक एसिड टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज एसिड टेस्ट रेशियो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Interim cash inflows are reinvested at a rate of return equal to internal rate of return is the built-in mechanism for, right? कहते हैं जो interim cash flows हैं उनको हम reinvest करते हैं किस रेट पे? इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर। वो किस मेथड में यूज करते हैं हम? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड डी नन ऑफ द अबव। सो अगर हम इंटरिम कैश इनफ्लोज को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे री इन्वेस्ट करते हैं तो वो होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में, राइट? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। एक साइड हमें नेम्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ हमने उनकी टर्म से उनको मैच करना है। मोदिगलानी मिलर अप्रोच, उन्होंने किस चीज़ की अप्रोच दी है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड फैक्टरिंग, राइट? सो अगर हम देखें मोदिगलानी एंड मिलर अप्रोच किससे रिलेटेड है? कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सो एक का अगर ऑप्शन आ जाएगा हमारा थर्ड, तो दो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके? एलिमिनेट। सो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आर्बिट्रेज में हेल्प करता है। सो बी का आ जाएगा फोर्थ, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर एंड फैक्टरिंग क्या होती है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following assumptions is not included in the James E. Walter valuation model? James E. Walter valuation model में कौन सी assumptions include नहीं है? All financing by retained earnings only, कहते जो भी financings होंगी वो सिर्फ retained earnings से होंगी. No change in the key variables such as EPS and DPS. The firm has finite life. All earnings are either distributed as dividends or interest इन्वेस्टेड इंटरनली इमीडिएटली। जितनी भी सारी अर्निंग्स होंगी या तो वो डिविडेंड से में डिस्ट्रीब्यूट की जाएं या फिर उनको साथ ही साथ इन्वेस्ट कर दिया जाए, राइट? सो हमने बताना है कि जेम्स ई वॉल्टर वैल्यूएशन मॉडल में कौन सी एजम्पशन इंक्लूड नहीं होती। सो अगर हम देखें फर्स्ट एजम्पशन भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है एंड फोर्थ वन भी करेक्ट है, बट जो ऑप्शन सी है वो क्या है? इनकरेक्ट। द फर्म हैज फाइनाइट लाइफ विच इज नॉट करेक्ट। Next question. Which of the following is an implicit cost of increasing proportion of a debt of a company? Right? इनमें से हमने बताना है implicit cost क्या है अगर हम अपने कंपनी में डेट की प्रोपोर्शन को इंक्रीज करते हैं। Profit earning ratio of the company would increase. Rate of return of the company would decrease. Tax shield would not be available on new debts and equity shareholders would demand higher return. तो अगर हम अपने कंपनी में डेट की प्रोपोर्शन को इंक्रीज करते हैं तो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी? राइट? प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ऑफ द कंपनी वुड इंक्रीज? नो. रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी वुड डिक्रीज?
tax shield would not be available on new debts, which is also not. Equity shareholders would demand higher returns, right? This one is correct. सो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अगर हम डेट की प्रोपोर्शन को इंक्रीज करेंगे देन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं एंड वो डिमांड करेंगे हायर रिटर्न, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, profitability index of a project is the ratio of present value of cash inflows to total cash inflows, total cash outflows, present value of cash outflows and initial cost minus depreciation. So जो profitability index होता है वो क्या मेजर करता है, present value of cash inflows to present value of cash outflows, right? ये आप लोगों की रिवीजन हो रही है. नेक्स्ट, डिविडेंड इररेलेवेंस हाइपोथेसिस इम्प्लाइड इन द, जो डिविडेंड इररेलेवेंस हाइपोथेसिस है वो किस में इम्प्लाई किया जाता है, ट्रेडिशनल मॉडल में, वॉल्टर मॉडल में, गॉर्डन मॉडल में एंड एमएम मॉडल में. जो डिविडेंड इररेलेवेंस हाइपोथेसिस है वो इम्प्लाई किया जाता है इन एमएम मॉडल, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते इफ वी मूव फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग रेट, राइट? कि अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है या फ्यूचर वैल्यू में मूव ऑन करते हैं देन हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग रेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं. इफ वी वर टू मूव फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू द कॉन्सेप्ट यूज्ड विल बी, अगर हमने कहते हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू में मूव टुवर्ड्स तो कर रहे हैं बट साथ ही साथ हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है, तो हम किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट रेट एंड एनी रेट कैन बी यूज्ड. सो अगर हमने फ्यूचर वैल्यू के साथ साथ प्रेजेंट वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है तो हम यूज करेंगे डिस्काउंट रेट कॉन्सेप्ट. हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्काउंट रेट कॉन्सेप्ट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, positive NPV in project appraised by a firm may not occur an account of, right? कहते पॉजिटिव NPV मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी भी प्रोजेक्ट में अप्रेज क्यों नहीं की जाती, किसी भी प्रोजेक्ट में कहते नहीं होती, उसका रीज़न क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स, राइट? सो जो पॉजिटिव एनपीवी है वो एक प्रोजेक्ट में प्रेज नहीं की जाती बिकॉज ऑफ intangible benefits, right? Because of intangible benefits. So our correct option is option D. Next question, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड. सो हमने बताना है रियलाइज्ड यील्ड मेथड किसका है, टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एंड डिविडेंड ग्रोथ इज अ कंसिडरेशन, राइट? सो हमने उनकी कॉस्ट से क्या करना है, मैच करना है, राइट? सो रियलाइज्ड यील्ड मेथड क्या होता है, किस में होता है रियलाइज्ड यील्ड मेथड, ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, राइट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. टैक्सेशन मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, डेट में ही टैक्सेस होते हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड ग्रोथ इज अ कंसीडरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट? डिविडेंड किस में होता है, इक्विटी शेयर में होता है, राइट? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का ऑप्शन सी. क्लियर? Next question, which of the following statements are false? Capital profits can never be distributed as dividend to the shareholders. जो capital profits होते हैं कहते हैं उनको as a dividend distribute नहीं किया जा सकता shareholders को. Dividends are paid out of profits and therefore do not affect the liquidity position of the firm, right? कहते हैं जो dividends हैं वो profit से pay किए जाते हैं, so उससे liquidity position of the firm does not affect. Every company should follow the policy of low dividend payment, right? हर कंपनी को कहते हैं लो डिविडेंड पेमेंट पॉलिसी ही
फॉलो करनी चाहिए? वॉल्टर्स मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, राइट। वॉल्टर मॉडल क्या सजेस्ट करते हैं कि डिविडेंड पेमेंट से हमारा जो मार्केट प्राइस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। जो मार्केट प्राइस है हमारे शेयर का वो इफेक्ट नहीं होता। सो हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। Capital profits can never be distributed as dividend to the shareholders. Wrong. Dividends are paid out of profits and therefore do not affect the liquidity position of the firm. This is also false. Every company should follow the policy of low dividend payment. False. Walters payment model suggests that dividend payment does not affect the market price of the share, which is also false. So correct option क्या हो जाएगा? Option D. यानी all of these statements are false. Moving to next question. Operational techniques include diversification of a company's operations, purchasing of currency options and exposure netting, right? So operational techniques क्या क्या होती हैं? Both A and C, diversification of company's operation and exposure netting. So हमारा correct option क्या हो जाएगा? Option D. Clear? Next question. Which of the following statements is false? The opportunity cost of an input is considered in capital budgeting. जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कहते हैं उसको कैपिटल बजटिंग में कंसीडर किया जाता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। कैश फ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर डिफरेंट। बिल्कुल करेक्ट। एन एक्सपेंशन डिसीजन इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन बिकॉज कैपिटल बजटिंग इज कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म डिसीजन, राइट। लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। सो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी हो जाएगी? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, although these decisions are irreversible in nature, right? Next question. Which of the following is an assumption of APT? APT means arbitrage pricing theory. Arbitrage pricing theory, right? इन्वेस्टर्स कहते रिस्क अवर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स शुड फॉलो द मीन वेरिएंस रूल। शॉर्ट सेल्स आर नॉट अलाउड एंड ऑल इन्वेस्टर्स होल्ड द मार्केट पोर्टफोलियो। Which of the following is an assumption of arbitrage pricing theory? That all the investors hold the market portfolio, right? हर इन्वेस्टर के पास क्या होगा? मार्केट पोर्टफोलियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are the examples of systematical risk? Elimination of government subsidy, increase in bank rate, labor problem, high levered fund, right? हमने बताना है कि systematical risk इनमें से कौन कौन से हैं। So अगर हम देखें elimination of government subsidy is a systematical risk and increase in bank rate is also a systematical risk, but labor problem and high levered funds are unsystematical risk. So हमारा correct option हो जाएगा option C, both first and second. Systematical risk, also known as market risk, is the inherent risk that affects the entire market or a large portion of it rather than a specific company or industry. It is an undiversifiable risk, meaning it cannot be reduced through diversification, right? Next question. Which one of the following is the most popular method of for estimating the cost of equity? सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा है फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, डिविडेंड यील्ड मॉडल, गॉर्डन्स डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एंड अर्निंग्स यील्ड मॉडल. सो द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion कह रहा है a future contract specifies in advance the exchange rate to be used but it is not as flexible as a forward contract, right? कहते जो future contract है वो specify करता है advance में
कि जो एक्सचेंज रेट वो यूज़ करेगा, बट इट इज़ नॉट एज फ्लेक्सिबल एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। रीज़न क्या है? बिकॉज कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक करेंसी अमाउंट एंड अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, एक स्पेसिफिक करेंसी अमाउंट के लिए होता है एंड एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट के लिए होता है, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इश्यूज इन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग इंक्लूड एक्सचेंज रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, जियोग्राफिकल रिस्क एंड पेरेंट वर्सेस प्रोजेक्ट कैश फ्लो। जो इश्यूज आते हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में वो कौन कौन से होते हैं? एक्सचेंज रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एंड पेरेंट वर्सेस प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, बट ज्योग्राफिकल रिस्क इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल बजटिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sources of finance has an implicit cost of capital? इनमें से कौन सी ऐसी फाइनेंस का है कि implicit cost होती है? Equity share capital, preference share capital, debentures and retained earnings. So equity share capital, debentures, preference share capital and debentures are not, but retained earnings has implicit cost of capital, right? Because ये कंपनी के अपने फंड्स होते हैं जिनको कि वो दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.